सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और भरपूर क्लास कर रहे होंगे। चलिए, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं आईएससी, आईए और आईकॉम तीनों के लिए 12th हिंदी फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का हम जीवन परिचय और सारांश देखने वाला है, जिससे कि आपकी लगभग 10 प्लस मार्क्स जो कि कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल 10 प्लस मार्क्स जो है कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस सेशन को करने के बाद, क्योंकि इस बार 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाली है और 100 नंबर का सब्जेक्टिव रहने वाला है। कुल मिलाकर 200 नंबर का आपको एग्जाम होगा, जिसमें से 100 नंबर का आपको आंसर देना है। तो चलिए जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर दे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स का, सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए। जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए आप लोग। और यहाँ से आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आपकी क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जीवन परिचय देख रहे हो, उससे पहले देख लेते हैं जो कि बातचीत चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन 1924 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा 1844 से बालकृष्ण भट्ट, बातचीत चैप्टर। ठीक है, चलिए। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों में अग्रणी बालकृष्ण भट्ट का जन्म सन 23 जून 1844 ईस्वी के दिन हुआ। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो कि पेशे से एक व्यापारी थे। इनका बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो कि पेशे से एक क्या थे, तो व्यापारी थे। याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से एक व्यापारी थे तथा उनकी माता का नाम पार्वती देवी था, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? उनकी माता का नाम जो है पार्वती देवी था, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। आप इसको याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट तथा पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट की माता पिता का नाम है। तो यहाँ पे पार्वती देवी जो है वे सुशिक्षित महिला थी। इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। जो आपको प्रश्न पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई, तो माता पार्वती देवी ने। याद रखिएगा, पार्वती देवी जो कि बालकृष्ण भट्ट की माँ थी, उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई तथा भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। जो हमारे बालकृष्ण भट्ट है, उनका जो निवास स्थान है वह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी। सन 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक में कार्यरत रहे। क्या थे? इन्होंने जब प्रारंभ की जो संस्कृत की शिक्षा से शुरू किया और सन 1867 में प्रयाग के मिशन जो स्कूल है उसमें एंट्रेंस एग्जाम दिया, जो कि पहले एग्जाम होता है उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा दिया और वे पास भी हो गए, तभी तो उनका एडमिशन हुआ। और वे सन 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक में कार्यरत रहे थे। सन 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का यहाँ पे संस्कृत का जो है अध्यापन किया उन्होंने। सन 1885 में किस चीज का अध्यापन किया, तो संस्कृत का अध्यापन किया। याद रखिएगा, CAB स्कूल में सन 1885 में संस्कृत का अध्यापन किए उन्होंने। सन 1888 में प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक, कहाँ पर? कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है उन्होंने अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। किंतु उनमें उग्र स्वभाव के कारण, उनके जो उग्र स्वभाव था उस स्वभाव के कारण इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर ये लेखन कार्य में लग गए। जो उनका उग्र स्वभाव था, तो उग्र स्वभाव के कारण इनका जो जॉब है, जॉब से निकलना पड़ा, जॉब को छोड़ना पड़ा और फिर उसके बाद जो है ये अपने लेखन के कार्यक्रम में भिड़ गए। और इन्होंने देखिए एक चैप्टर भी लिख दिया जो कि हम सभी के सामने है। तो चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इन्होंने जॉब जब छोड़ी, किस कारण से जॉब छोड़ी थी, तो याद रखिएगा, जॉब जो है वे उग्र स्वभाव के कारण जो है इन्होंने अपना जॉब को, अपनी नौकरी को छोड़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा, उग्र स्वभाव के कारण जो है इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ी थी। यह जो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और पिता के निधन उपरांत, जब पिता का इनका निधन हो गया उसके बाद इनके विषम परिस्थितियां का सामना करना पड़ा था। जब किसी के भी पिता का निधन हो जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि बालकृष्ण भट्ट बखूबी उन परिस्थितियों का सामना किए थे। और इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालनी प्रारंभ की और इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। जो हमारे यहाँ पर
दिया गया है, जिनका विषम परिस्थितियां तो उन पर पड़ी थी जबकि उनके पिता मर गए थे, उसके बाद उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके प्रेरणा पर, उनके उत्साह पर सन 1887 में हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका थी उस पत्रिका का आरंभ किए और 33 वर्षों तक उस पत्रिका को चलाते रहे। और इन्होंने घोर आर्थिक संकटों से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है 20 जुलाई सन 1824 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई सन 1814 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ, जो कि हिंदी साहित्य के लिए अपूर्णीय दिन थी, बहुत ही बुरी दिन थी हिंदी साहित्य के लिए जब बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या हमने इस पर पढ़ाया, क्या इसमें आपको समझ में आएगा कि जब उनके पिता मर गए तो उनको बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसके प्रेरणा स्वरूप इन्होंने मासिक पत्रिका को आरंभ किया, मासिक पत्रिका को आरंभ करने की बात मानी और आरंभ भी किया, जो कि 33 वर्षों तक चला भी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा स्वरूप उन्होंने इस पत्रिका को आरंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो पत्रिका है वह 33 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? तो 33 वर्षों तक चला, जो बहुत शोभनीय है। 33 वर्षों तक इन्होंने जो कि हिंदी मासिक पत्रिका इसको चलाते रह गए और लास्टली जो है इनका निधन जो है 20 जुलाई सन 1814 ईस्वी को इनका निधन हुआ था, जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय दिन थी। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं जो है वो रचनाएं क्या क्या है? बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख निम्नलिखित रचना है, जिसको इसमें नहीं बताया गया है। बहुत सी रचनाएं हैं जो कि किए हैं इसका, और आगे जो उपन्यास है, नाटक है, तो रचना में ही आता है उपन्यास नाटक। तो रचनाएं बहुत सी निम्नलिखित है और क्या देख लीजिए, जैसे कि इनका रचनाएं में कुछ उपन्यास है, नाटक है, उसके बाद है प्रहसन है, तो उपन्यास में है रहस्य कथा जो है उनका उपन्यास है। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त बैरी, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद है रस रसातल यात्रा, उचित दक्षिणी। उसके बाद हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब जो है उनकी उपन्यास है। और जो नाटक है, बहुत सारी नाटक है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सभी नाटक है उनके द्वारा लिखा गया, जो कि पीडीएफ आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, जो नाटक है चाहे आपके बुक में अपने दिया होगा या फिर कोई गेस्ट पेपर खरीदोगे तो वहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है उनकी नाटक है जो कि देखनी है। बहुत सी नाटक है जो कि उन्होंने लिखे हुए हैं और प्रश्न है जो कि उनके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, जैसा काम वैसा परिमाण, नई रोशनी का विषय, आचार विडम्बना आदि। उसके बाद है निबंध, लगभग 1000 निबंध, जो कि हिंदी साहित्य के अनमोल धरोहर है। उन्होंने, आपको पूछेगा प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट कितना निबंध लिखे हुए, तो बालकृष्ण भट्ट लगभग 1000 निबंध जो है उन्होंने लिखे हुए। लगभग कितना, ये लगभग में ही पूछेगा। ठीक है, तो लगभग में बालकृष्ण भट्ट 1000 निबंध जो है वे लिखे हैं, जो कि हिंदी साहित्य के लिए अनमोल धरोहर है। हिंदी निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित का एक संग्रह है। जो प्रकाशित हुआ है हिंदी निबंध माला नाम का, वह 2 भागों में जो है, 2 खंडों में वह प्रकाशित संग्रह है। इसके अतिरिक्त सन 1881 में की गई वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा तथा सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगित स्वयंवर का आलोचना भी इन्होंने किया है, बालकृष्ण भट्ट ने। और उनकी साहित्य विशेषताएं हैं कुछ, देख लीजिए। इसके बाद हम सारांश देखेंगे। तो साहित्य विशेषताएं क्या क्या है देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेख के एक नवीन धारातल, दिशा तथा रंग रूप प्रदान किया है। ये अपने युग के सर्वाधिक मुखर, तेजस्वी तथा सक्रिय गोल्डन सृजन पासपोर्ट साहित्यकार रहे। इन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, कृषकों की पीड़ा, अंग्रेजी शिक्षा, देश प्रेम, अंधविश्वास आदि सामाजिक विषयों पर खुलकर साहित्य सृजन किया। ये सभी जो अंधविश्वास जो है, जैसे कि बाल विवाह हो गया, स्त्री शिक्षा हो गया, महिला स्वतंत्र हो गया, और उसके बाद कृषकों की पीड़ा हो गया, अंग्रेजी जो शिक्षा हो गया, इन सभी पर उन्हें खुलकर जो है साहित्य लिखे, और जो कि बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ से हम अपनी सारांश को देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। सारांश को देखेंगे, उसके बाद टोटल हम आपको एक और में समझा देंगे लास्टली क्लास के। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इस पार्ट का सारांश देखने वाले हैं। तो चलिए सारांश को हम स्टार्ट करते हैं।
वस्तुतः कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है, जो कि बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और नायक रचनाओं में एक है। जो हमारे बालकृष्ण भट्ट है वे आदि बहुत सी निर्माताएं हैं, जो कि महान निर्माताएं हैं, जो कि जिन्होंने बहुत सी रचना की है। उन रचनाकारों में से एक है हमारे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से मनुष्य की ईर्ष्या द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। जो हमारे बालकृष्ण भट्ट है वे मनुष्य की ईर्ष्या, जो बातचीत निबंध है, उस निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं मनुष्य की ईर्ष्या, जलन, ठीक है, उस मनुष्य की ईर्ष्या को बताना चाहते हैं, जो कि मनुष्य के लिए एक वाक शक्ति के लिए एक बहुत अनमोल रत्न है। अगर हम में महान लेखक जो है वह बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम न जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। बिल्कुल, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, हम आपसे बात नहीं करते, आप हमसे बात नहीं करते, तो इस सृष्टि का क्या होता, यही बताना चाहते हैं। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए जाते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, ठीक है। लेखक क्या करते हैं, बातचीत के विभिन्न तरीके बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत जो होते हैं, क्या होते हैं, घरेलू जो बातचीत होते हैं वे मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए या फिर बनने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि हम सब खाते हैं, पीते हैं, हम सब में बहुत ही जरूरत है खाने पीने का। बिना खाने पीने पिए हुए हम रह नहीं सकते। उसी तरह बिना बोले हुए भी हम नहीं रह सकते। बातचीत की भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं। हमारे मन में जो कुछ मवाद अर्थात गंदगी होता है, ठीक है, मवाद का मतलब गंदगी है, तो मवाद गंदगी या धुआं जम रहा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल, अगर हमें किसी के प्रति नाराजगी है, हम किसी से नाराज है, तो अगर हम किसी को बताते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होता है, धुआं का जो भाप होता है, उस भाप की तरह वह है, जो नाराजगी है उस पर जो गंदगी है, मवाद है, वह धुआं जमा रहता है, ठीक है, हम सभी के अंदर, और वह निकल जाता है, ठीक है। तो ये बातचीत करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि अगर आपके पास किसी से नाराजगी, आप अपने फ्रेंड से नाराज हो, तो आप उसके बारे में किसी को कुछ ना कुछ जरूर कहें। ऐसा नहीं कहे कि आपके बारे में विवाद हो जाए, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ जरूर कहें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मन की जो नाराजगी है ना, ठीक है, और वह है जो हल्का हो जाएगी, मवाद जो है वह निकल जाएगा, ठीक है, गंदगी जो है आपके मन में वह निकल जाएगा। इससे हमारा चित्र हल्का हो जाए, जो हमारा चिंत होता है चिंता करने का, वह हल्का हो और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मन मगन हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जो हमारे जीवन है इसमें भी बातचीत का एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी, जो हमारे बालकृष्ण भट्ट है, वे बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बिल्कुल, पूछ सकता है, जब तक यह प्रश्न जो है, प्रश्न बनाकर आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण धर्म दोष का पता कैसे चलता है, या किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह बातचीत चैप्टर से लिखा गया है, जो कि एक कहानी है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महान जो विद्वान है वेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल, किसी के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौल कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौल कहलाती है। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर, जैसे जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बहुत सी यूरोप के जो लोग हैं उनमें बोलने के बहुत सी जो है कि ढंग होते हैं उनको, और हुनर होते हैं बोलने की, उसको हम क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम श्री हृदय गोष्ठीय है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह वाक शक्ति पैदा करे जो कि अपने आप बात कर लिया करे। जो हम सबको क्या कहते हुए कि हम सब अपने अंदर वैसा वाक शक्ति पैदा करें, वैसा हम लोग अपने अंदर कला पैदा करें, जिससे कि हम अपने आप से ही बात कर सके, अपने आप से ही वाक शक्ति अपना बात कर सके और अपने आप से ही बात कर लिया करे। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम तरीका है। बिल्कुल, आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन, आपको पूछ सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने का उत्तम तरीका है, ऐसा क्यों?
प्रश्न में पूछ सकता है, ठीक है। तो अपने आप से जो बात करते हैं उसको हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करने का उत्तम तरीका है। तो जो अपने आप से बात करते हैं ना, ठीक है, उसको हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो कि बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है उसके द्वारा जो है बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, अगर किसी के प्रति नाराजगी है तो उसको जरूर कहिएगा, और जो है अपने अंदर जो है अपने मन में जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हमने बताया उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। किसी के प्रति नाराजगी है तो आप अपने से बात कर लिया कीजिएगा, ठीक है। बात करने से क्या होता है, अपना आनंदमय जीवन हो जाता है। अपने आप में बात करने से बहुत ही सुख मिलता है, सुकून मिलता है एक तरह का। तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं, लेखक का परिचय बालकृष्ण भट्ट। तो जो बालकृष्ण भट्ट है उनका जन्म 1844 ईस्वी से 1914 ईस्वी, 1844 ईस्वी में उनका निधन हुआ था, जन्म हुआ था, और निधन जो है 1914 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, 1844 में इनका जन्म हुआ था और निधन 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनके जो पिता है वे बेनी प्रसाद भट्ट है, जो कि पेशे से एक व्यापारी थी। उनकी माता पार्वती देवी है, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। इन्होंने, जो माता पार्वती देवी है, उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बने रहिएगा, जो सर क्लास देंगे वो सर क्लास करते रहिएगा। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे कल 7:30 में सुबह।